अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। न्यू नॉवल जो मैंने कल स्टार्ट किया, इसकी फर्स्ट एपिसोड मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। आज हम सेकंड पार्ट रीड करेंगे, तो टाइम को ज़ाया किए बिना रीड करना स्टार्ट करते हैं। मैं तो तुम्हारा नाम भी लिखना पसंद नहीं करती। इसने काली इंक वाले कलम से ये हरफ जनबत से भरी आंखों से देखकर लिखे, लेकिन क्या करूं, अपने दिल में छुपी तकलीफ लिखकर ये कागज जलाना जो है वो मजीद लिखती गई। कितनी खुश दिखती हूँ मैं, शायद देखना भी चाहिए, मेरा हक है खुशियों पर ना जाने तुम्हें देखने की चाह हो रही है। काश तुम तड़प रहे हो। जालिम आंसू मासूम आंखों की कैद से आजाद हो चुके थे। इतने साल से जो नफरत, जो आग, जो याद, जो तकलीफ, इसके हाथ कब कपाने लगे। तुम्हें अपने दिल के किसी कोने में फेंका था, आज इसे भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने जा रही हूँ। वो जख्मी मुस्कुराई। अब तो ना मुझे तुमसे नफरत है, ना ही कोई ताल्लुक के बाइस या अदब, मेरी जिंदगी में तुम्हारा कोई वजूद नहीं। ना जाने क्यों हाथ अब इसका रुक नहीं रहा था। बहुत खुशी हो रही है, सुकून मिल रहा है। सालों से जलती आग बुझ गई। शायद मेरे करीब के प्यार देने वाले, अहमियत देने वालों ने मेरे लब पर आती मुस्कुराहट जाने नहीं दी। वो लोग जीत के अब की बार वो खिलकर मुस्कुराई। उफ, इसकी मुस्कुराहट सितारों की रोशनी की मानत रंग बिरंगे फूलों जैसी खिली खिली। खुदा हाफिज। हमेशा के लिए हाथ में पकड़ा कलम छोड़ दिया कागज जिस पर इसकी खूबसूरत खुशखती झुलमला रही थी। इसने अपने नाजुक हाथों से उठाया या बराबर पर पड़ा लाइटर भी उठाया, शायद पहले ही वहां इस मकसद के लिए रख दिया। खिड़की के पास गई, उस कागज को जला दिया। चेहरे पर एक दिलकश मुस्कुराहट थी, आंखों में ठंडक थी। कागज जल रहा था, नीली और नारंगी आग भड़क रही थी। कागज पर तहरीर किए जज्बात से भरे अल्फाज खत्म हो रहे थे। वो आग उसके अंदर की सालों जलती आग को बुझा रही थी। कागज जलकर राख बन चुका था। इसने एक नजर नीचे पड़े राख को देखा। अपने पैरों में पहने सफेद जूतों से उस राख को मसल कर वापस मुड़ गई। इसकी बेमकी खत्म हो चुकी थी। वो एक नए मकसद, जिंदगी, नई जिंदगी लेकर अपनी चलती खुश जिंदगी में वापस सवार हो चुकी थी। मगर दूर खड़ा इसका मुकद्दर, इसका नसीब मुस्कुरा रहा था, क्योंकि आगे जो होने वाला था, आगे जो जिंदगी में मिलने वाला था, जो जिंदगी में होगा, वो नादान इससे ना वाकिफ थी। एक दो दिन, वो पिछले 5 मिनट से मुसलसल लगातार घंटी बजाई जा रही थी, मगर दरवाजा खोलने की तौफीक कोई नहीं कर रहा था। कराची के पोश इलाके में 4 मंजिल के फ्लैट में तीसरी मंजिल के घर की बेल पर हाथ रखकर वो भूल गई थी। गुलाबी रंग की कुर्ती पर सफेद रंग का पटियाला पहने, दुपट्टा जो सर पर था सिरक कर नीचे आ चुका था, कंधे पर बैग टांगे वैसे चेहरा पसीने में भीग चुका था। आंखों पर काजल लगाए, होंठों पर गुलाबी लिपस्टिक, गाल जो ब्लश ऑन की वजह से सुर्ख नजर आ रहे थे। खैर, बिलाशुबा वो एक प्यारी लड़की थी। माहम बाजी, पीछे से किसी ने इसको पुकारा। वो तेजी से पलटी। बाजी, ताला लगा है। उस 11 साल के बच्चे ने उस घर की तरफ इशारा किया जहां ताला लगा था। माहम का मुंह खुल गया। इसका मतलब है पिछले। इसने आंखें फाड़कर अपनी बेवकूफी का जायजा लिया। पीछे वो बच्चा हंसकर अपने घर में घुस गया, जबकि वो सकते में खड़ी रही। इसने गुस्से से बैग से फोन निकाला और नंबर मिलाया। कैन आई कम? इस लड़की ने दरवाजे पर खड़े होकर इधर उधर का जायजा लेते उतर कर पूछा। कम? हमदान ने मसरूफ से अंदाज से इजाजत दी। थैंक्स यू फॉर गोइंग यू टाइम। वो अदा से चलती उसके सामने आई। हमदान ने एक नजर उठाकर इसको देखा, जो आधे कपड़े पहने इसको अपनी तरफ मुतवज्जा करने की नाकाम कोशिश कर रही थी। इफ्रा वलीद। इफ्रा ने हाथ आगे बढ़ाया। हमदान ने हाथ बढ़ाकर मुसाफा किया। वैसे आप काफी हैंडसम दिखते हैं। वो इसको अपनी तरफ रुझाने की पूरी कोशिश कर रही थी, जो हमदान की नजर से छुप ना सकी। मगर हमदान के लिए ये तो रोज का था। काम की बात पर आए, हमदान ने हर लड़की की तरह इसको भी भाव न दिया। इतनी जल्दी भी क्या है? वो हमदान के हाथ पर उंगलियां फेरते बोली। हमदान ने गुस्से से इसके हाथ को देखा, फिर इसको जो मुस्कुराकर बाल पीछे कर रही थी। गेट आउट, हमदान ने सख्ती से कहा। एक्सक्यूज मी, इफ्रा चौंकी। आई सेड गेट आउट फ्रॉम हेयर, हमदान चीखा। फरहा अपनी जगह से उछल पड़ी। देखो, तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, हम बैठकर बात करते हैं, तुम एक रात। इफरा ने इसे जब्त से समझाना चाहा। सिक्योरिटी, हमदान चिल्लाया। बाय द वे, अब देखो मैं तुम्हारा क्या हशर करती हूँ। वो गुस्से में बोलती बाहर निकल गई, जबकि हमदान गुस्से से इसकी पुश्त देखता रह गया।
सफेद शलवार कमीज में मलबूस दुपट्टा तरीके से सर पर टकाए वो 26 साल की लड़की इस पर खड़ी फूल दीवार पर लगाने की कोशिश कर रही थी। गोरी रंगत, गुलाबी होंठ, चेहरा मेकअप से बिल्कुल पाक नजर आ रहा था। अचानक उसके फोन की घंटी बजी। वो संभल कर नीचे उतरी, कॉल अटेंड की। कोई शर्म हया होती है, आदाब होते हैं, न सलाम न दुआ। कोई बिना सांस रोके फड़फड़ बोले जा रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। मेरी चंदा, सांस तो ले लो। मैं पिछले 1 घंटे से दरवाजे के बाहर खड़ी हूँ, कहाँ हैं आप लोग? माहम ने चलाकर 5 मिनट को आधे घंटे में तब्दील किया। माही, मैं और अम्मी खाला क्या आए हैं, तुम कॉल करती ना। 1 घंटे से क्या कर रही हो आप? वो नरमी से बोली। दूसरी तरफ माहम ने सर पर हाथ मारा। एक और बेवकूफी इसके सामने आ गई। आप लोग जल्दी से घर आए, आप ही कहाँ हैं? वो पिकनिक पर गई है, अभी दोस्त के घर थी। मेरी बात हुई है, आती होगी। तुम सामने वाली आंटी से चाबी ले लो, अम्मी देकर आई हैं। जब तक हम लोग आ रहे हैं। ठीक है, जल्दी आए, खुदा हाफिज। इसने मुस्कुराकर नफी में सर हिलाया और कमरे से बाहर निकल गई। टेलीविजन पर इसकी पसंदीदा फिल्म आ रही थी। वो मशगूल में होकर कोई 5वीं बार इस मूवी को देख रही थी। पजामा और टी शर्ट में मलबूस चकोर मारती बेनियाजी से चिप्स के साथ इंसाफ कर रही थी। तभी दरवाजे पर बेल बजी। वो अपना बुरा सा मुंह बनाकर उठी और दरवाजा खोला। 4 कमरे, एक लाउंज। वो छोटा सा खूबसूरत सा फ्लैट मुश्तमिल था। इसको बड़े सलीके से सजाया गया था। मम्मा आए। सामने शलवार कमीज में मलबूस उधेड़ उम्र की खातून, दुपट्टा सर पर टकाए, बड़ी ही शान से इकरा बेगम खड़ी थी। ना सलाम ना दुआ। वो खफकी से कहती, ऊंची आवाज में सलाम करती अंदर दाखिल हो गई। ओह सलाम मैम, कहाँ हैं? आ रही हूँ, आ गई मैं। पीछे से वो शॉल उतारती घर में दाखिल हुई। यार बता तो देती, खाला के घर जा रही हूँ। हम इसके पीछे पीछे आई। हरीम बेटा ये रख दो। इकरा बेगम ने हरीम के शॉपर पकड़ा दिए। लाई मैं रख देती हूँ। माहम इसके हाथ से शॉपर लेकर जल्दी से ड्राइंग रूम की तरफ चली गई। मैम, कोई लड़की कमरे से निकलकर तेजी से हरीम की तरफ बढ़ी। माहम के जैसा लिबास, सेन तन किए, बाल पोनी बनाई, अभी अभी सोकर उठी थी। मेरी जान, कैसी गुजरी पिकनिक? हरीम इसको अपने साथ सोफे पर बिन बनाती पूछने लगी। इट वॉज ऑसम। इतना मजा आया, इतना मजा आया कि बस। वो पुरजोश बोली। हरी मुस्कुरा दी। आज इसको इसकी आंखों में एक अलग खुशी नजर आ रही थी। शायद वो कर चुकी थी अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल काम। हरीम इसके गले लग गई। अलमाटी का वेलकम हल्का करो। इकरा बेगम अपने कमरे की जानिब बढ़ते हुए हरीम और उल्मा अलग हुए। मैम चाय बना दो। माहम ने कमरे से बाहर आते हरीम से पूछा। आप बना रही हो तो बना दो। हरीम ने प्यार से जवाब दिया। मेरी भी चीनी ठोकर पत्ती रोककर। उल्मा ने फिर टीवी का वॉल्यूम कम करते हुए कहा। जी नहीं, इतनी खुशफहमी पालिए मत। माही, बुरी बात, मेरी बना रही हो तो बना दो। हरीम ने इसे डांटा। प्यार से सब उल्मा को ईमा पुकारते थे। ठीक है, आप भी बना देती हूँ, लेकिन मुझे याद है कि पिछले महीने की 12 तारीख को जब शाम में मैंने आपसे खाना मांगा था तो आप कहाँ थी? खुद उठो और निकालो। माहम ने इतनी संजीदगी से कहा कि उल्मा के साथ साथ हरीम भी हंसने लगी। वो बुरा सा मुंह बनाए किचन में चली गई। शाबाश, ऐसे काम सीखो, ससुराल में जाकर अपने उल्मा आपी का नाम रोशन करना। उल्मा ने हरीम को आंख मारकर ऊंची आवाज में कहा। इम्मा, पहले खुद काम करना सीख लो, फिर मेरी माही को कुछ कहना। हरीम ने हमेशा की तरह माहम के जाने के बाद पीठ पीछे इसकी साइड ली। आती है ना इनको मजे से सोना, मजे से खाना, मजे से एंजॉय करना और मजे से बातें बनाना। माहम ने किचन में खड़े खड़े उल्मा की तारीफ के पुल बांध दिए। वेरी गुड, कैप इट अप। उल्मा बेशरम बनकर दांत देने लगी। हरीम दोनों के मामिल की लड़ाई देखकर महफूज होने लगी। उल्मा बेशरम बनकर दांत देने लगी। हरीम दोनों के मामिल की लड़ाई देखकर महफूज होने लगी। मेहताब अजीज की शादी इकरा बेगम से हुई थी। मेहताब अजीज ने इकरा बेगम के नसीब से काफी तरक्की कर ली थी। शादी के 2 साल बाद ही अल्लाह ने इन्हें बेटे आहद अजीज से नवाजा था। फिर 3 साल के बाद अल्लाह ने इन्हें बेटी हरीम अजीज से नवाजा। फिर 5 साल के बाद इनके घर में दोबारा खुशियां आई और इनकी एक और बेटी उल्मा अजीज, और इसका 2 साल के बाद अल्लाह ने अपनी फिर रहमत दी, माहम अजीज। इनके चारों बच्चे इनके घर की रौनक थे। मगर 5 साल पहले वो अल्लाह को प्यारे हो गए। मगर इनका घर को आहद ने अच्छे से संभाला। वो ऑफिस में अच्छी पोस्ट पे था। हरीम अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर चुकी थी। वो एक बड़े स्कूल में टीचिंग करती थी। उल्मा यूनिवर्सिटी में है, माहम कॉलेज में, और इनका छोटा सा घर खुशियों और प्यार भरा नोक झोंक से मुकम्मल था। चारों तरफ रंग बिरंगी बत्तियों की रोशनी झिलमिला रही थी। पॉप म्यूजिक की आवाज ऊंची पूरे क्लब में गूंज रही थी। डांस फ्लोर पर खड़े लड़के और लड़कियां एक दूसरे के साथ डांस करने में मगन थे। सामने बाहर चेयर पर काली जीन्स और नीली जैकेट में
नौजवान मशरूब पीते हुए सामने डांस फ्लोर की तरफ देख रहा था। बराबर में नौजवान इसके कंधे पर हाथ मार मार कर कुछ लड़कियों की तरफ इशारा करके हंस रहा था। वो सिर्फ मुस्कुरा मुस्कुरा कर लंबे लंबे घूंट पी रहा था। अबे तेरी तरफ आ रही है यार, चेक तो कर इसको। सामने से आधे कपड़े में मलबूस लड़की बालों में उंगलियां फेरते इस नौजवान की तरफ मुस्कुरा कर बढ़ रही थी। हाय हैंडसम, कैन आई सिट यू? इस लड़की ने उधर कर पूछा। श्योर, वो लड़का मुस्कुराया और बराबर में भटके लड़के को इशारा किया तो वो मुंह बनाकर उठ गया। इसकी जगह वो लड़की बैठ गई। गुड, योर गुड नेम? इस लड़की ने इसको थोड़ा सा नजदीक आते देखा और पूछा। हन्नैन अली हैदर। हन्नैन ने बालों में हाथ फेरकर स्टाइल से कहा। नाइस नेम इज हिना। हिना ने बेतकल्फी से हाथ बढ़ाया। तुम पहले भी इतनी खूबसूरत थी या वक्त ने कोई हसीन सितम? हन्नैन ने इसका हाथ थामे अदाकारी से डायलॉग कहा। इसका दोस्त खड़ा महफूज हुआ तो हन्नैन के लिए मामूली बात थी। उफ, बड़े ही फिल्मी हो। हिना ने बाल पीछे करते हुए हंसकर कहा। लो भाई, हन्नैन की गर्लफ्रेंड की फरिश्त में एक और लड़की का शामिल हो गई। इसका दोस्त तासफ नवी में सर हिलाता डांस फ्लोर की तरफ बढ़ गया। हन्नैन हिना के साथ टाइम पास करने में मसरूफ हो गया। ऐसी ही वो थी। वो लड़कियां सामने से चलकर आती थी, अमीर, खुश शक्ल, अक्लमंद, किसी चीज की कमी न थी। लड़कियों से टाइम पास तो इसका पसंदीदा मशगला था। इसके नजदीक हन्नैन अली हैदर के पास सब कुछ है, सब कुछ। इसका ये गरूर इसका सबको सबसे ज्यादा पसंद था। पूरा कमरा नीम तारीकी में डूबा हुआ था। वो खिड़की पर खड़ा सिगरेट के कश लगा रहा था। एक दो तीन रवानगी से वो सिगरेट पिए जा रहा था। धुआं हवा में उड़ाए जा रहा था। एक बार फिर हसीब की बातें इसके दिमाग में घूम रही थी। कितना बोलना चाहता था वो बातें, मगर इसका माजी इसके सामने आईने की तरह आ जाता। इसने सिगरेट एश ट्रे में रखी, शीशे के सामने आया, अपनी टी शर्ट के बटन खोले, टी शर्ट उतारी और बेड पर फेंकी। खिड़की से आती चांद की रोशनी इसके जिस्म पर पड़ रही थी। इसकी बॉडी से साफ पता चल रहा था कि वो जिम करता है। हाथों की नसें वाजिया होने लगी क्योंकि अब इसने आंखें मीच ली थी। आंखें खोली और शीशे में खुद को दाहिने कंधे के सामने देखा जहां एक जख्म का निशान था। कितना दर्द मिला था जख्म से, जख्म देने वाले से। एक बार फिर वो माजी में दाखिल हो गया और वो दूर चला गया। हम इंतजार करते रह गए, वो वापस ना आया। हम रोते रह गए, यूं तन्हा कर दिया, किसी और के लिए छोड़ गया। एक बार फिर मेरे दिल को तोड़ गया, अपना साया मेरे सर पर छोड़ गया। बताऊं कैसे करूं इस इश्क का कत्ल जो तुझको देखते ही हो गया। इसने जोर से ये शेर पढ़ा और खुद मुस्कुराया। वो हर बार इसी शेर को पढ़ा करता था। इसका शायरी सबसे पसंदीदा मशगला था। कहते हैं ना, शायरी आशिक का इकलौता सहारा होता है। जो लफ्ज जुबान से अदा नहीं हो पाते, इनको हम किताबों में तहरीर कर देते हैं, कभी शायरी के नाम से तो कभी दर्द दिल के नाम से। मेरा इश्क तू, मेरा मिलाल तू, मेरा दर्द तू, मेरी दुआ तू। वो आंखें मेंदे बेड पर लेट गया। इसका चेहरा अपनी आंखों के सामने आया तो मुस्कुराकर जेरे लब बड़बड़ाया। होती नहीं कबूल दुआ तर्क इश्क की, दिल चाहता ना हो जुबान पे असर कहाँ। वसी लाउंज जहां कीमती से कीमती चीजें सजा रखी थी। प्रिंटेड सफेद सोफे पर प्रिंटेड पर्दे, कालीन, हर चीज नफासत से अपनी जगह पर दुरुस्त थी। हवेली जितनी बाहर से खूबसूरत दिखती थी, इतनी ही अंदर से भी बहुत खूबसूरत थी। वो सारे इर्द गिर्द जमा वो सारे इर्द गिर्द जमा घेरा बनाए एक दूसरे की संजीदगी से चेहरे तक रहे थे। 7 लड़कियां एक तरफ सोफे पर बैठी थी। इशाल मुलाजमा के साथ चाय कप में उंडेल कर एक एक को पकड़ा रही थी। इतनी संजीदगी क्यों माहौल में फैली है? घर में एक 25-26 साल का लड़का दाखिल हुआ, पेंट कोट में मलबूस। वो काफी खुश शक्ल था। खैर, कुछ शक्ल तो यहाँ सारे ही थे, कोई किसी से कम नहीं था। अस्सलाम वालेकुम अरीब भाई। इशाल ने अरीब को चाय का कप पकड़ाते सलाम किया। अरीब ने भी जवाब दिया। कोई बताएगा आखिर हैदर वेला में इतना सीरियस माहौल क्यों छाया हुआ है? अरीब ने चाय की चुस्कियां लेते हुए पूछा। दादी जान ने अहम फैसला लेने का सोच लिया है। ईमान हाथ बांधे मुस्कुराती हुई बोली। कैसा फैसला? अरीब ने अरीब ने भूमे सेक्टर कर पूछा। अभी तो फिलहाल दादी जान, दादा जान, चची जान और ताई अम्मी शादी में शिरकत के लिए गए हुए हैं। शिफा सर पर दुपट्टा ठीक करते हुए बोली। लेकिन सुबह फैसला सुनाया जाएगा। शिफा के बराबर शलवार कमीज में मलबूस दुपट्टा शानों पर अच्छी तरह पिलाए हनीजरा बोली।
یہ کس کے حق میں فیصلہ سنایا جا رہا ہے؟ اریب ابھی بھی سمجھ نہ پایا۔ حق میں تو نہیں ہوگا، اریب کے برابر میں بیٹھا لڑکا مسکراتے ہوئے بولا۔ طلحہ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اریب نے اپنے ہاتھ باندھے پوچھا۔ کیونکہ ہمیں اندازہ ہے فیصلہ کیا ہوگا، مشال بولی تو سب لڑکیوں نے سر اس بات میں ہلا دی۔ 1 منٹ کا فیصلہ ہوگا؟ سبحان نے آگے ہو کر حیرانگی سے پوچھا۔ بھئی دادی جان تو سزا سنائیں گی؟ حزیرہ چائے کا کپ اشال کے ہاتھ میں تھامتی ہوئی بولی۔ دادی جان کی عدالت میں دی گئی سزا دل ہلانے والی ہوتی ہے، عریشہ بھی بولی۔ یہ تو روز کا ہے، ٹھیک ہو جائیں گی، سبحان موبائل میں مصروف سا بولا۔ جی نہیں، اس مرتبہ دادی جان بھی حمایت میں ایمان اریب کے برابر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ سزا کیا ہوگی؟ اریب نے تجسس سے پوچھا۔ شادی۔ سب لڑکیوں نے ایک آواز میں کہا۔ سارے لڑکے چونکے۔ ہاں ہاں، تمہیں لگتا ہے کہ وہ مان جائے گا؟ طلحہ نے کہکا لگایا۔ دادی جان کے سامنے کسی کی نہ کہنے کی ہمت نہیں ہوتی، انکلوڈ یو۔ فریحہ نے اس کی طرف اشارہ کر کے اتر کر کہا۔ وہ نظر انداز کر گیا، کیا پتا اس نے خود کے لیے کوئی پسند کر لی ہو۔ اب کی بار اشال سوچتے ہوئے بولی۔ یار سارے مسئلے کا حل شادی نہیں ہوتا۔ عریشہ چڑ گئی۔ دیکھو کیا ہوتا ہے، کون مخالفت کرتا ہے، کون ہتھیار ڈالتا ہے۔ شفا نے کندھے اچکائے۔ اس کی غلطی ہے، اب بھگتنا تو پڑے گا، عماد نے کہا۔ بس دعا کرو بہنوں، ہم میں سے کوئی بلی کا بکرا نہ بن جائے۔ حزیرہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر کہا تو سب ہنس دیے۔ شفا باجی تو خوشی خوشی راضی ہو گئی۔ میں کبھی نہیں ہوں گی۔ لڑکوں کو آپس میں باتوں میں مصروف دیکھتے مشال نے دھیمی آواز میں کہا۔ کیا پتا دادی نے تم لوگوں کو بھی آپس میں رشتے کا سوچا ہو، شفا شرارت سے بولی۔ عماد کی نظر اس پر پڑی، شفا کی مسکراہٹ فوراً غائب ہو گئی۔ جھیپ کی نظریں جھکاری سب کہکا ایک ساتھ گونجا۔ علی حیدر صاحب کا مشہور ایک بڑا کاروبار تھا جو انہوں نے بڑی محنت سے کامیابی کی سیڑھی چڑھایا تھا۔ ان کے 3 بیٹے تھے، ایک بیٹی تھی۔ تینوں بیٹے کی شادی ان کی اور ان کی بیگم حمیدہ بیگم کی پسند سے غیروں میں ہوئی تھی، لیکن ان کی بیٹی کی شادی خاندان میں ہوئی تھی۔ ان کے بڑے بیٹے کا نام فیصل علی حیدر ہے، جس کی شادی حفصہ سے ہوئی۔ اس کے 3 بیٹے، ایک بیٹی۔ بڑے بیٹے کا نام اریب علی حیدر ہے جو اپنے دادا کے کاروبار میں شامل ہے۔ اس سے 5 سال چھوٹے بھائی حمدان علی حیدر جو لندن میں خود کا بزنس اونچائی پر لے گیا۔ اس سے 5 سال چھوٹا بھائی زین علی حیدر جس نے حال ہی میں پڑھائی مکمل کی۔ ان کی سب سے چھوٹی بیٹی ایمان علی حیدر جو کالج میں ہے۔ ان کے دوسرے بیٹے کا نام جاوید علی حیدر جن کی سائمہ سے شادی ہوئی۔ ان کے 3 بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں۔ سب سے بڑا بیٹا عماد علی حیدر، اس سے چھوٹا حنین علی حیدر جو یونیورسٹی میں، تیسرا بیٹا جو حنین کے جتنا ہے حذیفہ علی حیدر جو اپنے بڑے بھائی عماد کی طرح اپنے دادے کے کاروبار میں شامل ہے۔ پھر مشال اور فریحہ ہیں جو ہم عمر ہیں۔ ان کے تیسری بیٹے کا نام عاصم علی حیدر جن کی شادی اسما سے ہوئی۔ جن کے 3 بیٹے 3 بیٹیاں ہیں، طلحہ علی حیدر اور سبحان علی حیدر۔ بیٹیاں جو طلحہ سے بڑی ہیں عریشہ اور دوسرے سبحان سے بڑی حزیرہ اور شفا ہیں جس کی منگنی عماد سے حال ہی میں ہوئی ہے۔ اب آتے ہیں ان کی سب سے آخری اور لاڈلی بیٹی جس کا نام شفا ہے۔ اس کی شادی ان کے چچا کے اکلوتے بیٹے طارق سے ہوئی ہے۔ ان کی اکلوتی بیٹی ہے جس کا نام اشال طارق ہے۔ اس نے اپنی پڑھائی مکمل کر لی۔ اس کا چھوٹا بھائی سعد ہے جو اسکول میں پڑھا رہا ہے۔ علی حیدر صاحب اپنے تینوں بیٹے اور ایک بیٹی کو پیار محبت سے سمیٹنے اپنی حویلی میں رہائش پذیر ہے۔ السلام علیکم۔ ایک 26-27 سال کا نوجوان فارمل کپڑے پہنے گھر میں داخل ہوا۔ وہ دکھنے میں کافی خوش شکل تھا۔ بھائی آ گئے آپ؟ علما بھاگتی ہوئی احد سے گلے لگ گئی۔ اماں، ماہی اور حریم کہاں ہیں؟ احد اسکول اپنے سے لگاتا ہوا پیار سے پوچھنے لگا۔ وہ کمرے میں ہے، میں بلاتی ہوں۔ علما اندر گئی۔ چند پل کے بعد ماہم اور حریم اپنے ساتھ واپس ہے۔ السلام علیکم بھائی، دونوں نے ایک آواز میں سلام کیا۔ وعلیکم السلام بھائی، آپ کو پتا ہے میں نے آپ کی اور میم سے آپ کو بہت مس کیا، ماہم اسے گلے لگتے بولی۔ اچھا، احد نے اچھا پر زور دیا۔ کیسے رہا ٹرپ؟ حریم نے اس کے ساتھ ہی لیپ ٹاپ کا بیگ لیتے پوچھا۔ اچھا تھا بھائی، کام زیادہ تھا، احد صوفے پر نیم دراز ہوتے ہوئے بولا۔ کھانا لگاؤ؟ حریم نے پوچھا۔ نہیں، باس کے ساتھ کھا لیا تھا، ایک کپ چائے بنا دو، احد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ حریم سر اس بات میں ہلا کر کچن میں چلی گئی۔ بھائی لاہور سے کیا لائے ہیں آپ؟ ماہم نے ایکسائٹمنٹ میں پوچھا۔ اچھا تو اس نے یاد کیا جا رہا تھا، احد نے شرارت سے کہا۔ او ہو نہیں، آپ بتائیں، پہلے بتاؤ امی کہاں ہیں؟ ادھر ادھر دیکھا احد نے پوچھا۔ وہ سامنے والی آنٹی کے ہاں گئی ہیں۔ آپ بتائیں، ماہم چڑھ کر بولی۔ کپڑے لایا ہوں، دیکھ لینا، صبر کر جاؤ، احد نے اس کے سر پر چیٹ مارتے ہوئے بولا۔ ریئلی یس، تاہم حریم کو چائے لاتا دیکھ کر جوش سے بولی تو حریم مسکرا دی۔ اوئے موٹی، میرا مطلب ماہی، یہ دیکھو کتنی حسین لگ رہی ہے۔ علما جو کب سے موبائل میں مصروف تھی ماہم کی طرف موبائل کرتی بولی۔ احد چائے پینے لگا، حریم بھی ساتھ بیٹھ گئی۔ چھوڑیے آپی، ہمیں کیا،
माँ हमने लापरवाही से कंधे उचकाए। नहीं यार, मतलब हाथ हो गए, कल इसकी शादी है। मैडम को देखो। उल्मा गाल पर हाथ रखती तस्वीर को भगौर देखते हुए बोली। आ गया मेरा बच्चा। इकरा बेगम ने एंट्री दी। आहत मुस्कुराते हुए खड़ा हो गया। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, कैसी हैं? आहत ने प्यार से इनको गले लगाते पूछा। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ, खाना पीना सही किया कि नहीं? देखो कितना दुबला पतला हो गया मेरा बच्चा, बहुत काम करवाया है लगता। हाँ हाँ नहीं अम्मी, आहत प्यार से इनको बोला। उल्मा मोबाइल में मसरूफ थी। बस इस लड़की को फिक्र है, 24 घंटे इसके हाथ में ये फारिग डिब्बा सा होता है। ससुराल जाना है इसके नाम डिबोली। दोनों मेरा। इकरा बेगम उल्मा के तेज तेज मोबाइल पर चलते हाथ देखकर बोली। वही उल्मा का मोबाइल हाथ से गिरते गिरते बचा, जो हम मजे से बहन की डांट सुन रही थी। आखिर में अपने आप को शुमार पाकर बड़बड़ा गई। भाई, उल्मा ने बहुत सारी मासूमियत आपको दिखाई है। अम्मी आप छोड़िए ये बातें, आप मुझे बताएं खाला की तबीयत कैसी है? आहत जान बूझकर हमेशा की तरह उल्मा की साइड लेकर बात घुमा गया। वैसे भाई मेरी प्यारी दोस्त की भी खैरियत पूछ लें। उल्मा ने दिखाते हुए कहा। इसने चौंक कर उल्मा की तरफ देखा। अरे भाई ऐसे तो ना कहें, आपकी इकलौती मंगेतर की बात कर रही हूँ। उल्मा मजीद बेशर्मी से बोली। इकरा बेगम के घूरने पर भी इसे शर्म ना आई। माहम और हरीम अपनी हंसी छुपाने में मसरूफ रही। अम्मी मैं फ्रेश होके आता हूँ, आज झीम कर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया, जबकि यहाँ उल्मा इकरा बेगम के दांत इनको सुनाकर अपनी प्यारी होने वाली भाभी को आहत की आमद की खबर देने में मसरूफ हो गई। 1 साल पहले आहत की मंगनी उल्मा की सबसे अच्छी दोस्त समरा से हुई थी। ये रिश्ता जोड़ने में उल्मा का सबसे बड़ा हाथ था। आहत ने अपनी माँ की रजामंदी में अपनी रजामंदी शामिल कर दी। खूब धूम धड़के से दोनों को एक साथ मंसूब कर दिया। इस्लामाबाद की तपती धूप में लोगों के साथ लोगों के दिल भी जल रहे थे। गर्मी की रोज शिद्दत शदीद किस्म का था, लेकिन इस पर भी सब मजबूर में अपने काम पर निकले थे। सूरज संगदीली से तप रहा था, पर गर्म हवाओं का जोर भी कम था। वह डार्क ब्राउन चादर में लिपटी तेज तेज कदम बढ़ाकर अपनी मंजिल पर पहुंचना चाह रही थी। पूरी चादर सर के साथ साथ पूरे जिस्म को ढकने में भी कामयाब थी। वो चादर से मुंह छुपाए, कांधे पर बैग लटकाए तंग गलियों से गुजर रही थी। हवा की वजह से चादर उड़कर इसके चेहरे से हट रही थी, मगर इसने बहुत सख्ती से चादर को पकड़कर अपने चेहरे को छुपाया हुआ था। बुरी बुरी आंखें इसकी नजर आ रही थी। माथे पर पसीना भी कम नहीं था। कंधे पर लटकाया जाने वाला बैग भी फटा हुआ था, जिसको बड़ी मुश्किल से सुई धागे से उसने सिया हुआ था। वो एक कच्चे मकान के सामने जाकर रुक गई। इसने तेज तेज दरवाजा बजाया। एक 13-14 साल का लड़का करीम रंग की शलवार पहने, गले में छोटा सा कपड़ा लटकाए उसके सामने दरवाजा खोलकर सामने हो गया। आ गई बाजी। इसने दरवाजा खोलकर अंदर इसको ले लिया। बाजी इतनी गर्मी में कहाँ गई थी? उसने उसके पीछे आकर पूछा, तो वो पलंग पर बैग रख रही थी। छोटा सा वो कच्चा गरीब सा मकान था, जहां अंदर छोटे छोटे 2 कमरे थे। बाहर सेन में पलंग और एक गुसल खाना था। छोटा सा, और कोने में रसोई घर की चीजें रखी हुई थी। सिमी, हमारे लिए क्या गर्मी क्या सर्दी, हमें तो काम पर जाना पड़ता है। वो अपनी चादर उतारकर सिमी से मुखातिब हुई। वो बहुत खूबसूरत थी। दूध जैसी रंगत पर बुरी बुरी आंखें, गुलाबी होंठ, चेहरे पर उदासी हमेशा की तरह। बाजी मैं कल देख रहा हूँ आजकल तो बड़ी उदास रहती है, क्या हुआ है? सब ठीक है ना? सिमी ने परेशानी में पूछा। ओए आ गई तो घूम फिर कर आवारा। इससे पहले वो नफी में सर हिलाकर कुछ जवाब देती, कमरे में एक उधेड़ उम्र की औरत चिल्लाती हुई निकली। घूम फिर कर नहीं आई, मैं रशकंदा सलाई के कपड़े देने गई थी। इसने न चाहते हुए भी उस औरत को बताया। अच्छा पैसे दे इधर। वो औरत पलंग की तरफ बढ़ी और इसका बैग बुरी तरह टटोलने लगी। रशंदा, खुदा का खौफ कर, थोड़े से पैसे हैं, सिमी की किताबें लेनी है मैंने। वो जल्दी से इस औरत की तरफ भागी। अरे हट, क्या करेगी किताबें लेकर? दफा हो। सुन, तेरी माँ की उम्र की हूँ। नाम से ना पुकाकर वो पैसे छीनकर कमरे की तरफ बढ़ती हुई बोली। माँ की उम्र की है? माँ नहीं तो मेरे बाप की दूसरी बीवी है, मेरी दूसरी माँ नहीं। और सिमी की तरफ एक माँ थी जो अल्लाह को प्यारी होगी। वो गुस्से से चीखी, तेरी जुबान कुछ ज्यादा नहीं चल रही? हाँ चल दफा हो जा, मेरे लिए रोटी बना, और खबरदार अपने लिए इस पल्ले के लिए बनाई आटे में मुफ्त का नहीं है ये। वैसे भी तेरा बाप कुछ कमाता नहीं है। वो बेइज्जत करके कमरे में आराम करने चली गई। तूने कल भी मेरा और बाजी का खाना बंद कर दिया था, पैसे भी तुमने ले लिए थे, आज हमें भूखा मारेगी क्या? सिमी अपनी बाजी को थका हारा रोटी बनाने के लिए जाते हुए देखकर बोली। और जा अपने बाप से ले, ज्यादा जुबान चलाई तो एक लगाऊंगी। वो बाहर आकर सिमी पर हाथ उठाने लगी। बीच में वो लड़की आ गई। नहीं हाथ उठाना। वो सिमी का बचाव करके बीच में आई। सिमी कभी अपनी बहन को देखता तो कभी अपनी सौतेली माँ को। ये उसके लिए रोज का मामूल था।